अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन कॉन्कर्ड, न्यू हैम्पशायर, यूनाइटेड स्टेट्स। मुझे ये कहने की इतनी आदत हो गई है शुरू में कि दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, कि जब भी किसी नई जगह पे होता हूँ तो पहले 5-10 जो ट्राइज़ हैं वो इसी में ज़ाया हो जाती हैं कि मैं वाशिंगटन में नहीं हूँ, मैं किसी और जगह हूँ। मैं अमेरिका के क्रॉस नॉर्थ में ट्रैवल कर रहा हूँ, छोटे छोटे टाउन्स को देख रहा हूँ और बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन मिल रहा है कि किस तरह से अमेरिका के अक्रॉस कल्चर, इकॉनमी, लेवल्स ऑफ एजुकेशन जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ हैं। बहरहाल आज 5 जुलाई 2025 और हफ्ते का दिन था जो अब इख्तिताम पसीर हो रहा है। इस स्टेज पे पाकिस्तान के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से, अमेरिका और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं। जो सबसे बड़ा पज़ल और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे सामने है और मुझे बहुत शक है कि आप में से अक्सर लोगों ने और अक्सर पॉडकास्टर्स ने, सोशल मीडिया ने इसे इग्नोर कर दिया होगा कि गुज़श्ता 24 घंटे में हिंदुस्तान का जो ट्रेड डेलीगेशन था, जिसकी ऑफ कोर्स अमेरिका के साथ बहुत इंपॉर्टेंट उनके ट्रेड रिलेशनशिप है और एक ऐसी ट्रेड डील है जिस पे पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो जमी हुई हैं। अमेरिकन मीडिया इसे फॉलो कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया इसे फॉलो कर रहा है। उसमें हिंदुस्तान को खासी फ्रस्ट्रेशन और नाकामी का सामना है और इंडियन डेलीगेशन, जिसको बहुत उम्मीद हो चुकी थी कि वियतनाम के साथ जब हम सेटलमेंट हो गई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की 20% पे, तो उन्हें भी ये डील मिल जाएगी 9 जुलाई से पहले, वो फ्रस्ट्रेट होके जुम्मे के दिन वापस हिंदुस्तान चले गए हैं। उनकी ट्रेड डील कंक्लूड नहीं हो सकी। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान का डेलीगेशन जो है वो आया, वो जिससे कहना जूलियस सीजर ने कहा था कि इजिप्ट की फ़तह के बारे में कि आई केम, आई सा, आई कॉन्कर्ड। तो पाकिस्तान का डेलीगेशन कॉमर्स सेक्रेटरी यहाँ पे लेके आए और उनकी ऐसे करके देखते ही देखते उनकी डील जो है वो पूरी की पूरी फाइनलाइज हो गई और पाकिस्तान के अखबारों में उसकी खबरें जो हैं वो छप रही हैं। ये पज़ल है क्या? क्यों हिंदुस्तान को इतनी फ्रस्ट्रेशन और इतनी नाकामी का सामना है और क्यों पाकिस्तान ने इतनी आसानी से अपनी ट्रेड डील जो है वो सेटल कर ली है? ये एक ऐसा पज़ल है जिस पर बहुत कम लोगों ने गौर किया होगा, लेकिन और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी सवाल के जवाब में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सियासत का जो डिफरेंस है कि हिंदुस्तान की रूलिंग एलीट जो है उसके सामने किस किस्म के चैलेंजेस और कंस्ट्रेंट हैं और पाकिस्तान की रूलिंग एलीट जो है वो किस एनवायरनमेंट के अंदर ऑपरेट करती है, इसमें इसका जवाब है। लेकिन इसकी तरफ चलने से पहले मैं 2-3 और इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट्स जो हैं, न्यूज़ कह लें, डेवलपमेंट कह लें, उसका जिक्र कर दूँ। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जनाब समदी साहब जो हैं, इसहाक डार साहब ने लाहौर के अंदर ये फरमाया है कि नवाज़ शरीफ साहब के बारे में जो खबर थी कि वो इमरान खान से अडयाला जेल में जाके मुलाकात करेंगे और तमाम मामलात को सेटल करेंगे, ये बिल्कुल एक अफवाह है। ये किसी ने अपने मकासद के तहत ये अफवाह जो है मशहूर की है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये इमरान खान ने, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मशहूर की है, बिकॉज ज़ाहिर है कि इमरान खान को कोई शौक़ नहीं है नवाज़ शरीफ साहब से मिलने का, कोई यकीन भी नहीं करेगा। ना ही ये ख़बर और ये अफवाह जो है, जैसे अब इसहाक डार साहब अफवाह कह रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों से निकली थी। तो फिर ये कहाँ से आई थी? बहरहाल उन्होंने कहा कि ये ऐसा ही है और इस मौके पर ऐसी कोई बात कभी थी ही नहीं है। अब ऐसी कोई बात कभी थी ही नहीं या उसके ऊपर इतना नेगेटिव फीडबैक मिला है पाकिस्तान के लेगेसी मीडिया से, सोशल मीडिया से, जगह जगह से कि ये असेसमेंट की गई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल इस मौके पे इसहाक डार साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है उनकी बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि हमारा उठना बैठना और हमारा तमाम अलायंस और हमारा रिलेशनशिप और इत्तेहाद जो है, हम इकट्ठे आए थे उनके साथ, वो हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। अब ये इसहाक डार साहब ये सब कुछ कहाँ पर कह रहे थे? इसहाक डार साहब ये पहुँचे हुए थे लाहौर के अंदर दाता की नगरी में, दाता दरबार में, और वहाँ पे उन्होंने सफ़ेद रंग की नमाजी टोपी पहनी हुई थी जब वो ये सब कुछ प्रेस टॉक कर रहे थे। जब मैंने उनकी नमाजी टोपी वाली तस्वीर देखी उन वीडियोज़ के अंदर या अखबारों के अंदर, तो मुझे वो बहुत शायर मशरक़ अलाबा इकबाल का वो मिसरा मुझे बहुत याद आया कि तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। मेरा ख्याल कुछ इस तरह से है, मैं सर बसजदा हुआ कभी, मैं सर बसजदा हुआ, इफ़ आई एम रॉन्ग मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे ज़बानी याद आ रहा है, मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। जो कुछ ये पाकिस्तान की रूलिंग एलीट पाकिस्तान के रिसोर्सेज के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ, पाकिस्तान की तारीख़ के साथ करती है, ये पता नहीं किस किस्म की साइकोलॉजिकल फीलिंग लेके दाता दरबार के अंदर या बादशाही मस्जिद के अंदर जाते हैं। मतलब ये भी बड़ी एक सोचने की बात है। बहरहाल चूँकि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डार साहब ने बहुत जिक्र कर दिया, तो थोड़ा सा मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 लीडरों की भी खबर ले लूँ। एक तो 5 जुलाई की निस्बत से सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं जनाब मुराद अली शाह साहब, उनका बयान छपा है। उन्होंने कहा कि 5 तारीख यानी 5 जुलाई जो है
ये पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन है। क्यों है स्याह दिन? इसलिए कि 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म करके पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगाया था, जिसके 2 बरस के बाद तकरीबन 4 अप्रैल 1979 में 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक अदालती ड्रामे के बाद जो जुडिशल एक पूरा एक कैंगरू कोर्ट था उसके ज़रिए उन्हें एक्सिक्यूट कर दिया गया था। लेकिन जहाँ 5 जुलाई 1977 एक तारीख दिन है, शायद मुराद अली शाह साहब को यह एहसास हो कि 9 और 10 अप्रैल 2022 भी बड़े तारीख दिन है पाकिस्तान की, बल्कि ये 5 जुलाई 1977 से ज़्यादा तारीख है। बोला वो क्यों? इसलिए कि 5 जुलाई में जो कुछ हुआ था पीएनए की मूवमेंट के नतीजे में 1977 में, उसके पीछे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक पीएनए का अलायंस था जो जनरल ज़ियाउल हक के साथ मिला हुआ था। उनके साथ मिल के एक मूवमेंट चलाई गई पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद ये सब हुकूमत के शिरकतदार भी बन गए थे थोड़ी देर के लिए जनरल ज़ियाउल हक के साथ। और उसके अंदर ना सिर्फ जमात इस्लामी थी, बाकी मजहबी जमातें थीं। ये जितने भी धड़े आज PMLN के अंदर शामिल हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के अल्ट्रा कंसर्वेटिव, ये सारे के सारे पाकिस्तानी सियासत के जितने भी धड़े इस वक्त हुकूमत के अंदर हैं, ये सब उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के ख़िलाफ़ थे। तारीख दिन इसलिए है 9 और 10 अप्रैल 2022 का रजीम चेंज ऑपरेशन के जिस तरह से उस वक्त अपोजिशन की सियासी जमातें फ़ौज के हाथों में खेलीं, जर्नैलों के हाथों में खेलीं, उसी तरह इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए 2022 में ये सारे के सारे जो हैं जनरल बाजवा के हाथ में खेले। यानी आप कह लें कि 45-50 बरस का वक्त गुजर गया और कोई लर्निंग नहीं हुई कि जो चीज़ उस वक्त की गई थी वो तारीख था, वो गलत था, और जो चीज़ बाद में की गई वो भी गलत है। एग्जैक्टली वही खेल जो है वो दोबारा खेला गया। बहरहाल आगे चलें ज़रा। दूसरे जो लीडर हैं, बल्कि उनसे ज़्यादा बड़े लीडर हैं, जनाब मुराद अली शाह साहब से बहुत ही बड़े लीडर हैं, बिलावल जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने पिछले 24, 36, 48 घंटों में उन्होंने अल जज़ीरा को एक इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने बातें तो बहुत सी की हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया गया एज ए एक्स फॉरेन मिनिस्टर। वजह नहीं मुझे समझ आई कि अल जज़ीरा को उनका इंटरव्यू देने की क्या वजह थी, लेकिन अभी जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपको वजह समझ आ जाएगी। उसके दरमियान में उन्होंने एक चुभती हुई बात की, उनसे हिंदुस्तान के ताल्लुकात की बात की गई। उन्होंने बड़ा कंडेम किया इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन, हेल्ड इन अबेयंस, हिंदुस्तान वगैरह वगैरह सब चीज़ों को। अच्छी बातें भी उन्होंने की, बड़ी इंटेलिजेंट किस्म की बातें की। लेकिन एक उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की उसके दरमियान। उन्होंने कहा कि मुझे कोई पाकिस्तान को एतराज़ नहीं है, पाकिस्तान तैयार है, ये जो दहशतगर्द जो हैं हिंदुस्तान में मतलूब हैं, ये मोस्ट वांटेड हैं, अगर हिंदुस्तान इनको डिमांड करेगा तो इन्हें हिंदुस्तान के हवाले मुकदमे चलाने के लिए और इनके ट्रायल्स के लिए हिंदुस्तान के हवाले किया जा सकता है। किसकी तरफ उन्होंने इशारा किया? उन्होंने इशारा किया आपके हाफिज़ भाई साहब के तरफ, उन्होंने इशारा किया मौलाना मसूद की तरफ। उन्होंने कहा कि हाफिज़ साहब जो हैं वो जेल में हैं। ये लोग हिंदुस्तान में गलत कहते हैं कि हाफिज़ आज़ाद फिर रहे हैं, नहीं, हाफिज़ जेल में। हिंदुस्तानी वैसे समझते हैं कि वो आज़ाद फिर रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने मौलाना मसूद का उन्होंने जिक्र किया कि मौलाना मसूद तो ग़ालिबन अफ़गानिस्तान में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बिलावल जरदारी ने ये ख़ुद से उनकी अपनी, यानी आते हैं मज़ामी गैब से ख़याल में, आते हैं गैब से मज़ामी ख़याल में, कि बिलावल के अपने जहन में ये आइडिया आ गया है या बिलावल जरदारी साहब को इस्तेमाल किया गया। बहरहाल क्योंकि DG ISPR भी ऐसी बात कह सकते थे, लेकिन बिलावल जरदारी को इस्तेमाल किया गया है ये मैसेज देने के लिए, ये हिंट कराने के लिए कि हम इस किस्म की डील के लिए तैयार हैं। जब मैं इस किस्म की बातें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक नजूमी हूँ। बिकॉज अब से चंद हफ्ते पहले, अगर आप में से जो लोग मेरा रेगुलरली प्रोग्राम देखते हैं, मैंने ये कहा था कि अल्टीमेटली डील यही होनी है, चूँकि हिंदुस्तान ये कहता है, चूँकि मोदी सरकार ये कहती है कि इंडस वाटर ट्रीटी उतनी देर तक सस्पेंड रहेगी जब तक कि पाकिस्तान वेरीफाइबल प्रूफ नहीं देगा कश्मीर रिलेटेड जो उसका पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको ख़त्म करने का। तो मैंने कहा था कि इन दी एंड ये होगा कि जो लोग हिंदुस्तान मांगता है, जो पाकिस्तान की जेलों में है, ये मुकदमे हैं जिन पे मुंबई की दहशतगर्दी के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, हालांकि वो तो मुंबई की दहशतगर्दी के हवाले से, तो ये इस पे बात होगी कि अगर आप इनको उठा के हिंदुस्तान के हवाले कर दें और कहें कि जी ठीक है आप इनका वहाँ ट्रायल दें, इनको फांसियाँ दें, जो कुछ भी करें, तो आपके साथ नॉर्मलाइजेशन हो सकती है। और यही इसी किस्म की एक नेगोशिएशन है जो इनकी चीन और इनकी अमेरिका इन दी एंड करा सकते हैं। अब ये पहला बाज़ाब्ता फॉर्मल हिंट है
कि पाकिस्तान इस किस्म की एक डील और नेगोशिएशन के लिए माइंड जो है वो बना रहा है और यहाँ से एक मैसेज जो है वो दिया गया। आगे आगे देखिए होता है क्या। और वो सारे जो पॉडकास्टर और आपके लेगेसी मीडिया के एंकर पर्सनस हैं और व्लॉगर्स आपके हैं जो जा रहे थे जहाज़ लेकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रेजरवायर्स और डैम्स को तबाह करने के लिए, उन बेचारों की उम्मीदें तो हवा में ही रह गई। वो कब जाएंगे डैम तबाह करने के लिए जब आपने सारे बंदे हवाले करने थे। बहरहाल चीज़ें इसी तरह से चलती हैं। अब आए उस चीज़ पे जो मेरा एक्चुअल मतलब टॉपिक है, जो पज़ल है। वो पज़ल ये है कि आप देखते हैं कि हिंदुस्तान की ट्रेड डील जो टीम थी जिसने अपने विज़िट को वाशिंगटन में एक्सटेंड किया था ट्रंप टीम के साथ अपनी नेगोशिएशन को मुकम्मल करने के लिए, वो नाकाम, नामुराद और फ्रस्ट्रेट होकर वापस फ्राइडे की इवनिंग में हिंदुस्तान जा चुकी है। और हिंदुस्तान के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, पीयूष गोयल जो हैं, उन्होंने रिटेलिएटरी ड्यूटीज़ का अमेरिका के ख़िलाफ़ भी उन्होंने ऐलान कर दिया। अब हिंदुस्तान रिटेलिएटरी ड्यूटीज़ की बात भी कर रहा है, लेकिन साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारी उनको उम्मीद है और हो भी जाएगी, उनको उम्मीद है कि जुलाई ही के महीने के अंदर अंदर वो ट्रंप टीम के साथ अपनी एक ट्रेड डील जो है वो फाइनलाइज कर लेंगे। तहम उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान को आप ये 9 जुलाई या 8 जुलाई की जो डेडलाइन डोनाल्ड ट्रंप ने दे रखी थी, इस पे आप पाबंद नहीं कर सकते। हमने ट्रेड डील वो करनी है जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में हो, हमारे अवाम और हमारी नेशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करती हो, तो हम किसी डेडलाइन के तहत नहीं कर सकते। अब याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले जब उन्होंने सब कंट्रीज़ के ऊपर एक अप्रैल में या मार्च के आखिर में अप्रैल में ऐलान कर दिया था, तो हिंदुस्तान पे उन्होंने 26%, पाकिस्तान पे 29%, 29% ड्यूटीज़ का ऐलान किया था। लेकिन मेरा ख्याल है तमाम कंट्रीज़ को उन्होंने बाद में एक इंटरिम रिलीफ के तौर पे 10% ड्यूटीज़ दे दी थी। और उन्होंने 9 जुलाई 2025 की एक डेडलाइन रखी थी कि इससे पहले हमने अपनी ट्रेड डील्स नेगोशिएट करनी है। अब तक सिर्फ 2 ममालिक की ट्रेड डील नेगोशिएट हो सकी है। एक वियतनाम की, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने 20% ठोके हैं, और दूसरी ब्रिटेन को, उनको बिल्कुल ही मतलब सस्ता ही छोड़ दिया है मेरा ख्याल है ब्रिटेन को। और उसके बाद अब एक तरह से पाकिस्तान की ट्रेड डील जो है वो उनके साथ हो गई है, जिसकी अभी तक फाइन प्रिंट डिटेल्स हमारे सामने नहीं आई। एयरफोर्स 1 पे जो प्रेसिडेंट का सरकारी त्यारा होता है, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मेरा बहुत पुराना हो गया है, शर्म की बात है कि इतना पुराने जहाज़ में मैं ट्रैवल करता हूँ, मुझे तो कतर ने जो नया जहाज़ दिया। बहरहाल एयरफोर्स 1 के ऊपर ट्रैवल करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये मैं सबके साथ अलग अलग बैठ कर बड़ा मुश्किल है काम करना। मैं इसी दिन में, ये जो अभी वीक